आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डिलेड बीटीसी 4 सेमेस्टर की यह केमिस्ट्री विषय का लेक्चर आज हम लोग इस छठवें वीडियो में तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, इनको प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, विद्युत ऋणात्मकता का आवर्त सारणी में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके आवर्तता में क्या संबंध है, इन सारी बातों को इस वीडियो में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और आपको हम बता दें, आज यह आपका केमिस्ट्री विषय समाप्त होता है और पूरी तरह से केमिस्ट्री आज आपका समाप्त हो जाएगा इस वीडियो में। और आपके लिए इसके बाद कुछ 2-4 दिन के बाद आपको पूरे केमिस्ट्री विषय का 3-4 साल का प्रैक्टिस सेट के बारे पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से फ़ायदा हो, आप उससे तैयारी कर सकें। तो आइए हम आज लोग आज के टॉपिक में चलते हैं और शुरू करते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक परमाणु वह अपने आप को अस्थायी प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए वह किसी दूसरे परमाणु से रासायनिक क्रिया करता है। रासायनिक क्रिया कोई भी परमाणु 3 तरीके से कर सकता है। एक तो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या ग्रहण करके, दूसरा साझेदारी करके, तीसरा उपसहसंयोजक बंध बना के। तो ये 3 विधि हैं जिनके जरिए कोई भी परमाणु अपने आप को स्थायित्व प्राप्त कर सकता है। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या है? जब 2 परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो किसी एक परमाणु की जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता होती है वो कुछ ज़्यादा होती है और दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन की खींचने की क्षमता होती है वो कम होती है। मतलब जो शक्तिशाली परमाणु होता है वह दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और इसी क्षमता को हम लोग कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। अर्थात किसी सहसंयोजक यौगिक में साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता उस परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता को दर्शाता है। अर्थात किसी एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज़्यादा होगी वह परमाणु दूसरे के परमाणु को इलेक्ट्रॉन उतने जल्दी आकर्षित करेगी। जैसे अब आपने जैसे पढ़ा HCl, तो HCl का जो अणु है, जैसे आपका HCl हो गया, तो HCl में जो आपका H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। अर्थात इसमें जो क्लोरीन है यह क्लोरीन
हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और हाइड्रोजन से वैद्युत संयोजक बंध बना के यौगिक अर्थात HCl का निर्माण कर लेती है। तो किसी भी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता उसकी इलेक्ट्रॉन युग्म आकर्षित करने की क्षमता से मापी जाती है। जिस परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी वह इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता उतनी ज़्यादा होती है। तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा जो होती है वह हैलोजन परिवार के तत्वों की होती है। आपको बता दें, जिन तत्वों के बाह्य कोश में जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो विद्युत ऋणात्मकता में आवर्तिता के बारे में कुछ है। तो जब दो परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को जो परमाणु अपनी ओर आकर्षित कर लेती है उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी अधिक होती है। विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों अलग अलग गुण होते हैं। विद्युत ऋणात्मकता का संबंध अणुओं में परमाणुओं से है, अर्थात कि अणु में जो परमाणु हैं उनके गुण का उनका जो संबंध है वो विद्युत ऋणात्मकता से है, जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता का संबंध उसके विलग परमाणु से है। तो ये विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों ही अलग अलग पॉइंट हैं जो अपने अलग अलग संबंध को बताते हैं। विद्युत ऋणात्मकता को प्रदर्शित करने के लिए निम्न पैमाने का उपयोग किया जाता है, जिसमें से एक हमारा पैमाना है मॉलिंग स्केल। मॉलिंग स्केल क्या है, इसको हम लोग सीखते हैं। हमारे एक रासायनिज्ञ हैं पॉलिंग। पॉलिंग ने दो परमाणु A और B के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर निम्न फार्मूले से निकाला है, जो कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपका IA है और ये आपका EA है। तो मेलिंग ने तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता को निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छा फार्मूला दिया है। इनके अनुसार कि दो परमाणुओं के जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है वह x माइनस उनके XA माइनस XB इक्वल टू 0.0228 रूट में डेल्टा के बराबर होता है। मुल्किन जो स्केल है उसके अनुसार किसी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता का मान उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा के औसत के बराबर होता है। अर्थात मुलिंग स्केल आपको बताता है कि किसी भी परमाणु की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है और उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा का जो औसत के हमेशा बराबर होती है। अर्थात किसी भी तत्व का यदि आपको विद्युत ऋणात्मकता निकालना है तो उसका आयनन ऊर्जा निकाल लीजिए और इलेक्ट्रॉन बंधुता निकाल लीजिए
और दोनों के औसत निकाल लीजिए, ये दोनों उसके बराबर हो जाएंगे। जहाँ आपको ध्यान रहे, ये जो IE है और IA है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होंगे, EV में होंगे। विद्युत ऋणात्मकता की कोई इकाई नहीं होती है। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ। आइए जान लेते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं जो इस प्रकार से हैं, अर्थात किसी भी तत्व के विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो होता है विद्युत ऋणात्मकता का जो मान है उसी कारक से प्रभावित होता है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रभावित होती है। जैसे किसी परमाणु का आकार, उसके प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसे चिड इफेक्ट कहते हैं, आंतरिक कोशों का आणविक प्रभाव आदि, ये सभी उसके विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करते हैं। साधारणतः वे परमाणु जिनके नाभिक अधिक धनात्मक होते हैं और परमाणु त्रिज्या कम होती है, वे और इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होती है। ये आपको ध्यान रहे कि जिन परमाणुओं के नाभिक बहुत अधिक धनात्मक होते हैं और उनकी जितनी त्रिज्या कम होगी, तो ध्यान दीजिएगा, उनकी जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता होगी वह उतनी ज़्यादा होगी। तो आपको याद रहे, किसी परमाणु की त्रिज्या जितनी कम होगी, वह परमाणु की जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता होगी वह उतनी ज़्यादा होगी। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी के सभी वर्ग संख्या 17 में रखे गए हैं, अर्थात ये सभी P ब्लॉक के तत्व हैं और ये सभी के सभी विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। लेकिन इन सभी तत्वों में जो फ्लोरीन है वह सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, क्योंकि इसकी जो परमाणु त्रिज्या होगी वह सबसे ज़्यादा छोटी होगी और परमाणु त्रिज्या छोटी होने के कारण इसकी जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता होगी वह सबसे ज़्यादा होगी। तो आपको समझ में आया कि जितनी परमाणु त्रिज्या कम होगी, और परमाणु त्रिज्या तभी कम होगा जब उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो। अगर परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगा तो उसका जो कोश की संख्या होगी बढ़ेगी, और जब कोश की संख्या बढ़ेगी तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता होगी वह घट जाएगी। अतः आपको समझ में आया। तो पहला प्रभावित करने वाला कारक था परमाणु त्रिज्या। यदि परमाणु की त्रिज्या जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आपका रहा विद्युत ऋणात्मकता में आवर्तिता। तो पहला आवर्त में है। किसी आवर्त में यदि बाएं से दाएं हम जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता धीरे धीरे बढ़ता है, अर्थात लेफ़्ट से राइट अगर आवर्त में जाएंगे तो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, और वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि उनकी जो परमाणु त्रिज्या होती है वो धीरे धीरे घटती है। अतः परमाणु त्रिज्या ये आपका रहा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, घटती है, जिससे उसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। अब वर्ग में क्या होगा इसका? तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता घटती है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या उसकी बढ़ती जाती है।
तो वर्ग में परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे बढ़ती है, जिससे विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट हुई कि अगर हम वर्ग में चलेंगे ऊपर से नीचे तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता घटती है। अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। ठीक, अगला है विद्युत ऋणात्मक संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, कुछ तथ्य हैं। सभी ज्ञात तत्वों में से अभी तक जितने 118 तत्व हैं, इन सभी ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो होती है फ्लोरीन की, जो कि 4 होती है। 118 तत्वों में सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका फ्लोरीन है। ये आपसे कभी ऑप्शन प्रश्न पूछ भी सकता है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है। तो फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता 4 होती है और अन्य जो तत्व हैं इन सभी तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता इन सबसे कम होती है। तो दूसरा रहा आपका नोट पॉइंट में कि तत्वों के परमाणु क्रमांक और विद्युत ऋणात्मकता में अगर ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ खींचने से इसमें एक वक्र प्राप्त होता है, जिसके शिखरों पर हैलोजन और इसके गर्त पर क्षार धातुएं होती हैं। आपको याद रहे कि जो उत्कृष्ट गैस अर्थात अक्रिय गैस होती हैं, इन सभी की विद्युत ऋणात्मकता 0 होती है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता नहीं होती है। इसी कारण यह विद्युत ऋणात्मकता 0 होती है, क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है, और जब अष्टक पूर्ण होगा तो किसी दूसरे परमाणु को न तो इलेक्ट्रॉन देंगे और न तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, जिसके कारण इनकी वैलेंसी भी 0 होती है, अर्थात ये रासायनिक क्रिया जल्दी नहीं करते। विद्युत ऋणात्मकता के उपयोग भी हैं। इसके पहले बंध की प्रकृति। यदि बंध बनाने वाले परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर आपको ध्यान रहे 1.7 हो तो ऐसा बंध 50% आयनित होता है और 50% ध्रुवीय सहसंयोजक होता है। और यदि यह मान 1.7 से अधिक होगा तो उसमें आयनिक गुण 50% से ज़्यादा होगा और ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कम होगा। किसी सहसंयोजी यौगिक में प्रतिशत पर आयनिक गुण 50% से उच्च होता है। आयनिक गुण किसी भी तत्व का जो होता है वह उसके आयन पर निर्भर करता है, वह कितना ज़्यादा अपने आप को धनायन या ऋणायन कर सकता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि जो बंध की प्रकृति होती है, जैसे 2 परमाणुओं का बंध है, अगर उनका जो बंध है, अगर उनका विद्युत ऋणात्मकता दोनों परमाणुओं का जो अंतर है अगर वो 1.7 हो या थोड़ा इससे कम हो जाए तो ध्यान रहे उसमें जो आयनिक होगा लक्षण 50% हो जाएगा। और यदि उस दोनों परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 से अधिक हो जाता है तो ध्यान रहे उसमें जो आयनिक गुण होगा वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बंध का स्थायित्व एक और पॉइंट है आपका। इसमें बहुत कम अर्थात जिन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है वे तत्व और बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व अर्थात अधातु से मिलकर बना यौगिक अधिक अस्थायी होता है। अर्थात इसी चीज़ को दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि बहुत कम विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व और बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व
से मिलकर जो बना यौगिक होता है वह सबसे अधिक अस्थायी होता है। जैसे आपका Na है, ये बहुत कम विद्युत ऋणात्मकता है, और जैसे Cl है, इसकी बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मकता है। तो ध्यान रहे, जितना कम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व और जितना अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व संयोग करेगा तो उनसे जो यौगिक बनता है वो उतना ज़्यादा अस्थायी होता है। जैसे NaCl है, NaBr है, KBr है, ये सब के सब बहुत ज़्यादा अस्थायी यौगिक हैं। जब दो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान हो तो ध्यान रखना बनने वाले बंध की जो शक्ति होगी वो बहुत कम होगा। जैसे Cl2 का है तो Cl2 में Cl का भी जो विद्युत ऋणात्मकता होगा वही विद्युत ऋणात्मकता अगले Cl का होगा, तो उनका अंतर शून्य हो जाएगा। अब जो हमारा Cl2 होगा ये बहुत ही कम दुर्बल बंध होगा, अर्थात इन्हें तोड़ने के लिए हमें बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात इनका जो बंध होगा वो बहुत कम शक्तिशाली होगा, जिससे ये बंध अस्थायी होते हैं। जैसे आपका है Cl2 है, N2 है, BiS3 है। और यदि बंध बनाने वाले दो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर अधिक आता है तो ऐसे बंध की शक्ति बहुत अधिक होती है। जैसे हाइड्रोजन हैलाइडों की बंध शक्ति HF से HI तक घटती चली जाती है, क्योंकि फ्लोरीन से आयोडीन तक विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता जाता है। जैसे आपका रहा HF, HCl, HBr, HI, इसमें जो उनका क्रम है हम आपको बता दें। बाय द वे कभी आपसे पूछ लेता है तो इसमें आपको ध्यान रहे, HF है, उसके बाद HCl है, उसके बाद HBr है, उसके बाद HI है। तो इसमें जो सबसे अधिक आपका विद्युत ऋणात्मक जो सबसे अधिक तत्व इसमें होगा, शक्तिशाली अम्लीय गुण इसमें होगा, तब इसमें और ये सबसे ज़्यादा आपका अम्लीय गुण जो होगा ये हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लोरीन से आयोडीन तक इनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बढ़ता है, जिसके कारण ये बंध जो होते हैं ये उतने ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। अर्थात तत्वों में जितनी ज़्यादा बंध मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता का अंतर जितना अधिक होगा वह बंध उतना ज़्यादा शक्तिशाली होगा। इस बात से स्पष्ट हुआ। और अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व अधातु होते हैं और कम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व सदैव धातु होते हैं। तो इस तरीके से आज हमने विद्युत ऋणात्मकता का आपको पूरी तरह से बात बताया। आपको विद्युत ऋणात्मकता एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन चारों तरफ से घुमा के आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है। आप लोग थोड़ा सा इसे तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। और हम लोग आपके लिए अगले मतलब जब आएगा वीडियो केमिस्ट्री का, आज आपका केमिस्ट्री ख़त्म हुआ, आप सबके लिए केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक तैयार किया जाएगा जो एग्ज़ाम दृष्टि से होगा। 1-2 वीडियो आपका बना दिया जाएगा, पूरा कम से कम 100 क्वेश्चन का रहेगा आपका 2-3 वीडियो में, जिससे आपके एग्ज़ाम का फ़ायदा हो, आप उनको पढ़ के अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। वो आपका शॉर्ट नोट्स रहेगा। आज वीडियो ये ख़त्म हुआ और केमिस्ट्री का लेक्चर भी पार्ट आपका ख़त्म हुआ। ये सेकंड लेसन का आपका 6 पार्ट ख़त्म हो गया। तो अब हम लोग अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, तैयारी जारी रखिएगा, अपनी हौसला को बुलंद रखिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम का समस्या का समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।